गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर अपने न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। अगर आप 1-to-1 क्लास के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पर्सनली यहाँ पे जुड़ेंगे क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और ये फ़ोन नंबर है, एक बार मैं लिख देता हूँ, 9430357042। ठीक है, तो ये जो नंबर था कल मैंने पीडीएफ में गलती जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका था हमारे टीम की ओर से, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये हमारा जो है राइट नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट को लेकर काफी चिंता व्यक्त किया है। कुल मिलाकर आप कहानी को समझेंगे तो 1-2 महीना से न्यूज कंटिन्यू आ रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना, मेंस में तो पक्का पूछेगा ही कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, या पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या होता है, और जनसंख्या लाभांश क्या होता है ना। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। भारत जो है जनसंख्या के मामले में टॉप पे आ गया है, फिर भी भारत के लिए चैलेंजेस बना हुआ है, हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह के मेंस में जो है ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। पीडीएफ में क्या पूछेगा ध्यान रखिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, TFR। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा तो वहां पे शिशु जो मृत्यु दर है ना, उसके बारे में पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। तो उसी प्रकार TFR के बारे में पूछ सकता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो एक महिला के द्वारा जो अपने जीवन काल में जितनी बच्चे को जन्म देती है ना, उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो वही हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाएगा। और भारत का भी कितना है, 2.1 है। विशेषज्ञ या साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं कि अगर 2.1 से नीचे वृद्धि दर नीचे गया तो फिर हमारा जनसंख्या जो है लुप्त होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसको लेकर बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आपको पता ही हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं साउथ वाले, जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे जनसंख्या जो है ना, पॉपुलेशन घट रहा है। तो बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन रहेंगे नहीं, जो वहाँ पे युवा आबादी रहेगा नहीं, तो फिर वहाँ का जो देश है उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। आप अभी देख रहे हैं न्यूज़ में, जैसे जापान हो गया, जर्मनी, इटली वगैरह हो गया, जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन है ना वृद्ध हो रहा है, बूढ़ा होते जा रहा है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगा, तो बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तो इसको ध्यान में रखे हुए इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। अभी आंध्र प्रदेश जो है ना, इन्होंने जो 2 चाइल्ड पॉलिसी था उसको खत्म कर दिया है। अब तेलंगाना भी ऐसा करने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है भारत के किसी राज्यों में लागू अभी तक नहीं हुआ है, या वर्तमान में किसी भी राज्य में लागू नहीं है। तो इस तरह का स्टेटमेंट बना के कंफ्यूज करेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी पता ही है 140 करोड़ जो है आबादी हमारा हो चुका है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है हम लोग, सेकेंड पे चाइना आता है ना। और 2054 तक जो है ना चाइना और भारत का जो पॉपुलेशन है बराबर होगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव है हम लोग यहाँ पे, ये हमारे हैं प्रधानमंत्री जी, और इन्होंने जो है बातचीत किया है। जैसे कि अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में न्यूज़ हमने बहुत बार कवर किया है, फिर डीप फेक क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग न्यूज़ को कवर किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, बहुत बड़ा चिंता बना हुआ है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सीधा यही पूछेगा कि जो शब्दों में चर्चा में रहा एक जो शब्द था डीप फेक, उससे आप क्या समझते हैं। तो 4 स्टेटमेंट दे देगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, या कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। ऐसे इन 4 जो है ऑप्शन बनाएगा, ये स्टेटमेंट बनाएगा और कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। तो आपको बता दें डिफेक्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पूछेगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज देखा था कि दिल्ली की एक महिला थी, उसको जो है ना कॉल आया है, एक फेक कॉल आया, फर्जी कॉल आया, और उसमें ऐसा दिखाया गया कॉल में, वीडियो कॉल में, कि ऐसा लग रहा था कि सीबीआई का ऑफिसर या अधिकारी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। क्लियर है। तो महिलाएं हैं, अब वृद्ध महिलाएं को क्या पता होता है कि समाज में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, तो उन्होंने कॉल को रिसीव किया और वीडियो कॉल पे बातचीत होने लगा। तो जो साइबर जो ठग वाले जो थे, जिन्होंने फ्रॉड करा था, उन्होंने कहा कि आपने जो है कुछ महीना पहले पार्सल भेजा था और उस पार्सल में जो है ना आपत्तिजनक जो है वहाँ पर सामग्री देखने को मिला है, तो आपको जो यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। अगर आप इससे चाहते हैं कि बच जाए तो आपको जो है कुछ रकम आपको हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो महिला थी, नॉलेज नहीं था, घबरा गई और वो आनंद फानन में पैसे को जो है ऑनलाइन यहाँ पे अरेंज करने लगी और 10-12 लाख रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जब इस वाक्य के बारे में जब पुलिस को पता चला तो उस पर जांच वगैरह हुआ, फिर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। तो हमें अलर्ट रहना है
कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डीप फेक क्या होता है। अभी रश्मिका मंदाना का आपने केस सुना होगा, या अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर बोले कि हम लोग भी यहाँ पे भुक्तभोगी हो गए। तो डीप फेक क्या होता है कि मान लीजिए डीप फेक अभी बहुत सारा वायरल भी हो रहा है, आप रील वगैरह चलाते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह में, तो उसमें लगता है कि सेम पर्सन है, ठीक है। तो रश्मिका मंदाना के जो फेस था ना, उसके साथ एडिटिंग कर दिया गया था। तो नकली फेस पे जो है ना रश्मिका मंदाना का जो फेस था, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पे क्या किया गया, उसको ऐसा दिखाया गया कि सच में रश्मिका मंदाना है, लेकिन एक्चुअल में वो थी नहीं। तो इसी को डीप फेक बोलते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में जो डीप फेक है ना, बहुत बड़ा चैलेंजेस बनेगा। जैसे कि आप मूवी वगैरह भी शूटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे डबल रोल करने के लिए जो वहाँ पे किरदार की मतलब जो भी एक्टर होते हैं उनको रखना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो डीप फेक का यूज करके वो लोग अपना काम चला लेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। 2 हो गया। तीसरा क्या है, मेंस में पूछता है कि भारत के सामने आंतरिक चुनौती क्या है, राष्ट्रीय चुनौती क्या है, ये पूछता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में आप लिखिएगा आतंकवाद, ऐसे ही जो है फ्लो चार्ट बना के आतंकवाद लिखिएगा, टेररिज्म, फिर उसके बाद लिखिएगा साइबर फ्रॉड, 2 हो गया। फिर यहाँ पे इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन, जैसे बांग्लादेश के लोग जो भारत में आके बस रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर यहाँ पे जो नक्सली है, नक्सली हमला भी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तटरक्षक, जो तटीय जो इलाका है वहाँ पे जो है मादक पदार्थों का क्या हो रहा है, तस्करी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तो मेंस वगैरह में ऐसे ही पूछता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, कल 1 दिसंबर था, और आपको पता नहीं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस बार का थीम क्या था। ओके, और आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला देख लीजिए, जो एड्स होता है ना, वो क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है इंसान का, जो ह्यूमन का, उसको कमजोर कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है, तो खांसी अगर हो गया ना उसको, तो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको सर्दी हो गया तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, और फिर आदमी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे जागरूकता के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व जो है वर्ल्ड एड्स दिवस कब सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, इसका इस बार का थीम याद रखिएगा, 2 फैक्ट। तीसरा पूछेगा कि 95 95 95 ये फॉर्मूला क्या है। तो ये एड्स से को जागरूकता करने के लिए या उससे निपटने के लिए एक पहल है। इसमें क्या होता है कि 95% मरीजों का पता करो कि कौन लोग इससे ग्रसित हैं, फिर उसका इलाज करो और उनको जानकारी दो, उनको जागरूक करो। यही है 95 फॉर्मूला। 2 हो गया। फिर पूछेगा एंटी रेट्रो थेरेपी क्या है, ART, ये भी जो है ना इससे निपटने के लिए, इसके इलाज के लिए यूज होता है। ये सब क्वेश्चन जो है फैक्ट बन जाता है। और अभी जो है ना, जो टैटू, जो बहुत अभी आप देखोगे जो प्रचलन में चला हुआ है टैटू गुदवाने का, ठीक है। कोई भी बच्चे आके मतलब टैटू करवा रहे हैं और अपने आप को कूल दिखाने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अलर्ट किया गया है कि जो भी टैटू वगैरह बनवाते हैं ना, उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है। क्लियर है? तो कहीं पर भी आप टैटू ना बनवाएं। टैटू बनाने से पहले तो जो भी सावधानियां होता है उसको बरते, क्योंकि अगर सर्वे में देखा गया है कि जो भी टैटू हुआ है ना, उसमें कैंसर मतलब एड्स का जो संभावना काफी बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। चलिए, ये कोटेशन है, मीन्स मतलब एडिटोरियल में देता है हर रोज, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं या ऐसी पेपर में। तो यहाँ पे हम अपनी जीविका उससे चलाते हैं जो हमें मिलता है, जीविका मतलब दिनचर्या, लेकिन हम दान देकर किसी की जिंदगी बनाते हैं। माया एंजेलो ने लिखा है। तो कभी भी ऐसे पेपर वगैरह आता है फूड सिक्योरिटी को लेकर या गरीबी को लेकर, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट, आपको पता है ना, इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होता है, एक होता है FDI और एक होता है FPI। दोनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन जो शेयर बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FDI क्या होता है, प्रोजेक्ट वगैरह में, जैसे ग्रीनफील्ड हो गया, ब्राउनफील्ड हो गया, ठीक है। अभी 2024 का क्वेश्चन, UPSC का क्वेश्चन में ग्रीनफील्ड के बारे में पूछ लिया था क्वेश्चन, ब्राउनफील्ड किसको बोलते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए, जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको फिर से रीओपन कर रहे हैं तो उसको ब्राउनफील्ड बोलेंगे, लेकिन जो नया प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको ग्रीनफील्ड बोलेंगे। तो FDI क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। यही पूछता है कि FDI और FPI में क्या फर्क है। तो FDI क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाला होता है, और FPI क्या होता है, शॉर्ट टर्म वाला होता है। सपोज कीजिए कल के दिन चाइना और अमेरिका इंटरेस्ट रेट अपना यहाँ बढ़ा दिया, लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा देने लगा, तो जो भारत में जो इन्वेस्ट किए है ना, वो लोग तुरंत पैसा को निकाल के कहाँ लगा देंगे, अमेरिका या चाइना में।
तो इसी को एफडीआई बोलेंगे। ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इसका अस्थिरता का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एफडीआई वगैरह क्या होता है, साथ में टेक्नोलॉजी आता है, साथ में स्किल आता है, मैनेजमेंट आता है, पैसा तो आता ही आता है और लॉन्ग टर्म में रहता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। और एफडीआई को प्राप्त करने में भारत का जो रैंकिंग है ना, आई थिंक 8 नंबर पे है। टॉप पे कौन है, अमेरिका, और सेकंड पे है चाइना। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे ईवीएम को लेकर। देखिए अभी जो महाराष्ट्र में जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोग आपत्ति जताए कि ईवीएम के साथ जो है हैकिंग हुआ है, सेंधमारी हुआ है, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पे जस्टिफाई किया कि ठीक है, आप यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करें, उस पर जो है फैसला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है ना, इलेक्शन कमीशन से पूछेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछता है, और दूसरा ईवीएम से पूछता है। सबसे पहला ईवीएम का यूज कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम जो जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है ना, M3 जो अपडेटेड वर्जन है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये ईवीएम जो है ना, किसी भी इंटरनेट का यूज नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी ब्लूटूथ का यूज नहीं होता है, तो इसको हैकिंग करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही परसों तो बोला था कि अगर आप जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम जो है क्रांतिकारी जो है परिवर्तन है, ईवीएम का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो ईवीएम में सेंधमारी हो गया, ईवीएम में हैकिंग हो गया, इस तरह का आरोप ना लगाए, ठीक है। चलिए इलेक्शन कमीशन को देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यही पूछता है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो जिस चीज का संविधान में जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो मेंबर होता है उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा। और क्या ही फैक्ट है यहाँ पे, तो इनका काम क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये तमाम जितने भी इलेक्शन है ना 5 प्रकार के, सारा इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब आपके मन में हो रहा है कि जो पंचायत इलेक्शन होता है उसको कौन करवाता है, तो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग पायलट की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों को जान बचा। कुल मिलाकर आपको पता ना, कल भी मैंने डिस्कस किया था फैंगल जो है शब्दों में रहा या चर्चा में रहा, जो शब्द था वो क्या चीज से जुड़ा हुआ है, तो फैंगल जो है ये एक चक्रवाती तूफान है, आप इसको याद रखिएगा। बस यही फैक्ट पूछेगा कि फैंगल जो है खबरों में रहा, ये क्या था, चक्रवाती जो तूफान था, कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिसिन था या एंटीबायोटिक था, है ना, या बैक्टीरिया था या वायरस था। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ लेता है। अब देखते हैं बोफोर्स मामला, सीधा यही पूछेगा कि बोफोर्स मामला जो है क्या चीज से जुड़ा हुआ है, ये किस क्षेत्र को कवर करता है। तो बोफोर्स मामला जो है ना रिश्वत को लेकर, ठीक है, 1980 का मामला है बोफोर्स मामला। बस इतने ही फैक्ट याद रखिए। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रांस की जो व्यापार मंत्री है ना सोफी, उन्होंने भारत के साथ जो है आर्थिक समझौता पे बातचीत चल रहा है, हम लोग जो व्यापार करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिए, यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 मेंबर है। कितना, 27, पहले 28 हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन बाहर हो गया, इसको याद रखिएगा, पहला फैक्ट। दूसरा क्या हो गया कि भारत पश्चिमी एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पे काम कर रहा है ना, ताकि व्यापार को, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ये भी याद रखेंगे आप। साथ ही आपको बता दें हमारा जो प्रियम्बल है वहां पे भाईचारा, बंधुत्व जैसे शब्द है ना, उसको फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था ना, उससे यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं। और जो फेडरल सिस्टम है उसको हम लोग कहाँ से किए, कनाडा से किए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको आयरलैंड से किए हम लोग। फंडामेंटल राइट जो है ना यूएसए से लिए हम लोग। और जो है रशिया से हम लोग क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तमाम फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और आगे भी रिपीट करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे पुतिन। आपको पता ना रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने अपना तो न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किया है, साथ ही अपना जो डिफेंस जो बजट है उसमें उसको बढ़ाया है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल में किस देश ने अपनी बजट को, जो रक्षा बजट है, उसको बढ़ाया है। तो आप यहां पर रशिया का नाम लीजिएगा। हालांकि बहुत सारे कंट्री बढ़ाते हैं, लेकिन ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर रशिया होगा तो रशिया को मारेगा, ठीक। दूसरा क्या बोलेगा कि न्यूक्लियर पॉलिसी में अभी किस देश ने अपने चेंजेस किया है। आपको बता दें अभी रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है 2022 से शुरू हुआ था फरवरी में, तो अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका वगैरह जो वेस्टर्न कंट्री है, जो नाटो के मेंबर है, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रशिया यहाँ पे है अकेले, वो तो शांत तो बैठेगा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस करेंगे। अगर कोई भी परमाणु संपन्न जो कंट्री है, अगर उसकी सहायता से यूक्रेन अगर हम पे हमला करता है तो इसको साझा हमला माना जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यूक्रेन जो है
अमेरिका के सपोर्ट से हमला करता है रूस पे, तो ये जो हमला है ना यूक्रेन और अमेरिका दोनों का साझा माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का, 68 बीपीएससी में पूछा था, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, फिर एसिटिक अम्ल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन है, HCl गैस के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, फिर यहाँ पे जो है ना स्ट्रोमेटा उसके बारे में बात किया गया है, फिर यहाँ पे इवन और ऑड के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे फिर इवोपरेशन के बारे में बात किया गया है, और यहाँ पे बात किया गया स्टेटमेंट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा इसको। और ये जो है इक्वेटर कंट्री है, जो इक्वेटर से पास होता है उसको ध्यान रखिएगा। ये मणिपुर का लोकेशन है और बांग्लादेश, दोनों का याद रखिएगा, ठीक है, कौन कौन सा बाउंड्री साझा कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ये लास्ट में मेडिटेरियन सी को देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सीरिया और जॉर्डन जो है सीमा साझा नहीं करता, ये भी याद रखेंगे आप। और समय कितना हो गया, 15 मिनट, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।